नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। बहुत अहम मसले के साथ आज हम आपके बीच में हैं। दरअसल बीते दिनों हुए अमेरिका में अश्वेतों पर जो गोलीबारी हुई है अमेरिकी पुलिस की तरफ से, उस पर राष्ट्रपति बराक ओबामा ने चिंता जाहिर की है और चिंता शब्दों में बयां हुई। सीधे तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की तरफ से कहा गया कि अमेरिका में अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो ये नस्लीय भेदभाव की सूचक है और इससे हर अमेरिकी नागरिक को चिंतित होना चाहिए क्योंकि इसका सरोकार सभी से है। लेकिन आज हम अमेरिका से एक सवाल करना चाहते हैं। आज अपने पर आई है तो बराक ओबामा इससे सरोकार रखने की बात करते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि जब वर्ष 2015 में बराक ओबामा भारत की सरजमी पर आए थे, हमारे मेहमान थे, तो उन्होंने जाते जाते एक शगुफा छोड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत में धर्म के आधार पर असहिष्णुता है। लेकिन आज हम अमेरिका से बराक ओबामा से ये सवाल करते हैं कि अमेरिका में हो रही ये घटनाएं क्या इंटॉलरेंस नहीं है? क्या आप इसे असहनशीलता नहीं कहेंगे? सीधे तौर पर सवाल है कि दादागिरी करके दुनिया भर में अपना वर्चस्व कायम करने वाले अमेरिका को क्या असल में अपनी असली और सच्ची तस्वीर नहीं दिख रही है या फिर वो जानबूझकर ऐसी तस्वीर को नजरअंदाज कर रहा है? इस मसले पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ ही पल में कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट पर एक नजर डाल लेते हैं। When a girl goes to school, it doesn't just open up her young mind, it benefits all of us because maybe someday she'll start her own business or invent a new technology or cure a disease. And when women are able to work, families are healthier, communities are wealthier, and entire countries are more prosperous. And when young women are educated, then their children are going to be well educated and have more opportunity. Around the world, we've seen intolerance and violence and terror perpetrated by those who profess to be standing up for. साल 2015 की शुरुआत में भारत आए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा संत रूप में नजर आए थे। आपको याद होगा ना, कुछ वक्त पहले तक चला असहिष्णुता का फैशन। दरअसल इस फैशन की शुरुआत बिहार चुनाव पर नजर गड़ाए राजनीति के बुद्धिजीवियों ने ओबामा के बयान की पूंछ पकड़कर की थी। ओबामा ने कहा था कि भारत में कुछ सालों में असहिष्णुता बढ़ी है। भारत में दूसरे धर्मों के लोगों पर हमले बढ़े हैं। गांधी आज जिंदा होते तो आहत होते। अब आपको अमेरिका की दो तस्वीरें दिखाते हैं। Stay with me. We got pulled over for a busted tail light in the back, and the police he's covered. They killed my boyfriend. I will, sir. No worries. He just shot his arm off. We got pulled over on Larpener. I told him not to reach for it. I told him to get his hand out. You told him to get his ID, sir, and his driver's license. Oh my God! Please don't tell me he's dead. Please don't tell me my boyfriend just went like that. Please don't tell me this, Lord. Please, Jesus, don't tell me that he's gone. Please don't tell me that he's gone. पहली तस्वीर अमेरिका के मिनीसोटा की है, जहां कार में जा रहे एक अश्वेत परिवार के मुखिया की छाती में गोरे पुलिस वालों ने 4 गोलियां उतार दी। जब पुलिस गोली मारकर मर चुके शख्स को कार से नीचे आने की चेतावनी दे रही थी, तभी उसके साथ डरी सहमी बैठी औरत पूरी वारदात को अपने कैमरे में कैद कर रही थी और प्रार्थना कर रही थी कि उसका साथी मरा तो नहीं है। दूसरी तस्वीर लुइसियाना की है, जहां एक अश्वेत युवक को पुलिस ने खींचकर गाड़ी से बाहर निकाला, उसे दबोच भी लिया। बावजूद इसके गोरे पुलिस वालों ने दनादन उसकी छाती में गोलियां उतार दी। तो अश्वेत राष्ट्रपति बराक ओबामा के अमेरिका में 2 निर्दोष अश्वेत लोगों को गोरे पुलिस वालों ने नस्लीय हिंसा में मार डाला।
दोनों हत्याओं को वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है। इन तस्वीरों के फैलने के साथ ही अमेरिका के काले लोग सड़क पर उतर आए और दंगे भड़क गए। पूरी दुनिया की तरह ऐसे हालात की ताक में बैठे रहने वाले कुछ लोगों ने कई पुलिस वालों को भी मौत के घाट उतार दिया। पूरी दुनिया की धार्मिक झगड़ों को हवा देकर समझौते का चौधरी बनने वाला अमेरिका आज खुद नस्लीय दंगे में जल रहा है। दिल्ली आए अमेरिकी राष्ट्रपति को भारत में धार्मिक असहनशीलता दिखाई देती है और एक बयान देकर विवाद खड़ा कर वो एयरफोर्स 1 में सवार होकर निकल लेते हैं, जबकि सारी दुनिया में अल्पसंख्यक देशों के मुसलमान भारत को धार्मिक आजादी की नजीर मानते हैं। धर्म के आधार पर पाकिस्तान बसा, जबकि हिंदुस्तान में मुसलमानों को बराबरी का दर्जा दिया गया। दूसरों की सलाह देकर अपना सिर ऊंचा दिखाने की बीमारी पश्चिम में पुरानी है, लेकिन जब आज अमेरिका में काले लोगों को सरेराह गोलियों से छलनी कर दिया गया तो ओबामा को पुलिस दुश्मन दिखाई दी। बराक ओबामा ने पुलिस को नस्ली भेदभाव का दोषी करार दिया, जबकि अमेरिकी मीडिया इस्लाम छोड़कर ईसाई बन चुके बराक ओबामा की सोच पर ही सवाल उठा रही है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ओबामा इस्लाम से लगाव आज तक छोड़ नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से वो ISIS के मुसलमान आतंकियों से सही ढंग से निपट नहीं पाए। उनकी ही वजह से अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिक मुश्किल में रहे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति होने के नाते बराक ओबामा ने दूसरों की नाजुक नस दबाने से चूक नहीं की, लेकिन खुद का रंग काला होने की वजह से आज उन्हें चुभन का एहसास हो रहा है। ईसाई बनने पर भी इस्लाम से उनका मन नाता नहीं टूट पा रहा है। इसका खामियाजा आतंकियों के फायदे के तौर पर सामने आ रहा है और ये इल्जाम हम नहीं बल्कि अमेरिकी मीडिया लगा रही है। दादागिरी के नाम पर आधी दुनिया को तबाह करने वाले और भारत को नसीहत देने वाला अमेरिका आज अपना चेहरा शीशे में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। सुनील धनकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। कहते हैं ना कि जब हम एक उंगली सामने वाले की तरफ करते हैं तो 4 उंगली हमारे तरफ होती है। अमेरिका के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, लेकिन अमेरिका आज भी उन 4 उंगलियों को देखने की हिमाकत नहीं जुटा पा रहा है, क्योंकि सच कड़वा है। बहरहाल इस बीच सुदर्शन न्यूज खास तौर से कुछ सवाल आपके बीच रखा है, जिसका जवाब आज हम अगले कुछ मेहमानों के साथ ढूंढने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1 है कि क्या भारत में असहिष्णुता देखने वाले ओबामा को पहले अपने गिरेबान में नहीं झांकना चाहिए था? भारत पर दिया गया ओबामा का बयान क्या दूसरे देशों में फूट डालकर अपना कद बढ़ाने की कोशिश नहीं थी? सीधे तौर पर भारत में इंटॉलरेंस के समर्थक बिहार चुनाव के बाद और आज के अमेरिका के हालात पर अब क्या कहेंगे? क्या वो अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? अमेरिकन मीडिया में ओबामा पर इस्लामिक आतंकियों पर नरमी बरतने के आरोप आखिर कहां तक सही है? चलिए इन सवालों का जवाब बिना समय गवाए आज के मेहमानों से लेने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, स्वागत करना चाहूंगी। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ रहे हैं जाने माने फॉरेन एक्सपर्ट रुमान हाशमी जी, बहुत बहुत स्वागत है रुमान सर आपका। और साथ ही साथ जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट हर्ष रंजन जी भी हमारे पैनल का हिस्सा है। हर्ष जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत में मैं आप दोनों से ही फर्स्ट कमेंट चाहूंगी कि आज जो कुछ भी अमेरिका में हो रहा है उसे क्या हम इंटॉलरेंस नहीं कहें? क्या सीधे तौर पर बराक ओबामा से ये नहीं कहना चाहिए कि अब क्या हुआ अमेरिका में, कहाँ गया आपका टॉलरेंस? रुमान हाशमी जी से फर्स्ट कमेंट। देखिए, अमेरिका में अमेरिकन सोसाइटी रेसिस्ट है विदाउट बीइंग रेसिस्ट। वो जो पब्लिक है वहाँ पे उनको ये एहसास नहीं है कि वो रेसिज्म के शिकार हैं, लेकिन अगर आम दिन में उन पर देखा जाए, उनके एक्टिविटीज़ को मिलाया जाए तो जगह जगह हर मौके पे नज़र आता है। चाहे वो जेल में जो ब्लैक जैसे वहाँ भरे रहते हैं उनको देख करके, जो जिस तरह से अगर वाइट है, जैसे आप ये मेल स्कैम जो हुआ है जिसमें क्लिंटन को बरी किया गया है, अगर कोई ब्लैक होता तो मुझे नहीं लगता है कि उनको जो है उनकी नकेल नहीं खींची जाती और बिहाइंड द बार उसे नहीं कर दिया जाता। इवन अमेरिकन प्रेसिडेंट ओबामा फर्स्ट अमेरिकन ब्लैक प्रेसिडेंट हैं, वो जीत गए और 2 बार जीते, लेकिन उसके बावजूद उन्हें भी कहीं ना कहीं ये चुभन लगती है, महसूस होती है कि
उनके साथ वो फेयर हाउस जो है अमेरिकन कांग्रेस उतना सपोर्ट उनको नहीं किया, जिसकी उसकी एक वजह है कि वो ब्लैक हैं। वरना अगर वो वाइट प्रेसिडेंट होते तो जैसे कि क्लिंटन रहे उनके पार्टी के डेमोक्रेटिक पहले, तो अमेरिकन कांग्रेस उनको फुल सपोर्ट किया। तो ये चीज़ तो सोसाइटी उसमें है। इसमें सबसे एक मज़ेदार बात ये है, इस पर एक सर्वे हुआ था। सर्वे ये था, एक पिक्चर थी जिसमें एक वाइट नाइफ लेकर छुरी लेकर के एक ब्लैक को दिखा रहा है, और एक तस्वीर थी जिसमें एक ब्लैक छुरी लेकर के वाइट को दिखा रहा है। जब पब्लिक से को दिखाया गया तस्वीर कि तो जो वाइट पीपल थे उनको दिखाया गया, तो लोगों ने सीधे पहले बताया कि हाँ ये ब्लैक है, ये वाइट को जो है वो छुरी दिखा रहा है, नाइफ दिखा रहा है। लेकिन जब ब्लैक दिखाया गया जिसमें वाइट छुरी लेकर के ब्लैक को दिखा रहा है, तो उसमें कईयों ने गलती की, उनको समझ में नहीं आया। कईयों ने ये कहा कि नहीं ब्लैक है, ये वाइट को छुरी दिखा रहा है। तो दिमाग में रेसिज्म ऐसा अनकॉन्शियसली भर गया है अमेरिकन सोसाइटी में, और जिसका ये नतीजा हम देख रहे हैं। इसके पहले फर्गूसन में हुआ था, पुलिस ने मार दिया था 17 साल के लड़के को, ब्लैक को, और ग्रैंड ज्यूरी ने जजमेंट दिया कि वो ऑफिसर इंडक्ट नहीं उसको किया जा सकता है इस ग्राउंड पे कि उसने एक निहत्ते 17 ईयर ओल्ड ब्लैक अमेरिकन बॉय को उसने किल किया। तो क्या इस तरह का फैसला ग्रैंड ज्यूरी दे सकती थी अगर कोई ब्लैक ऑफिसर व्हाइट टीनेजर लड़के को गोली मारता? कतई नहीं देती। कहीं से वो सोच में ही है, वो जड़ किया हुआ है सोच में। हर्ष रंजन जी, रुमान हाशमी जी ने जो एग्जाम्पल दिया, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगी। आज बराक ओबामा को ये चुभन होती है कि कहीं ना कहीं से ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो नस्लीय भेदभाव का सूचक है, लेकिन 2 टेन्योर उन्होंने कंप्लीट किया, आज अचानक से उनको ये तस्वीर नजर आती है। ये चुभन अचानक से क्यों हुई? क्यों नहीं पिछले 2 टेन्योर में उनको इस तरीके की चीजें नजर आई थी? हर्षी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम हर्षी के पास दोबारा जाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल रुमान हाशमी जी, आपसे ही मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्यों ऐसा हुआ है कि बराक ओबामा को अचानक से, क्या उनका अब कहना चाहिए कि उनका टेन्योर खत्म होने वाला है इसलिए उनको ये चीज़ें समझ में आ रही है? पहले जो 2 जो उनके सेशंस रहे हैं, जो उन्होंने शासन किया है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं से इनके दिमाग में भी चल रही थी, आपको लगता है ऐसा? देखिए, अमेरिकन सोसाइटी में वोट बैंक का पॉलिटिक्स उस तरह से नहीं खेला जाता है जैसे हमारे यहाँ होता है। वहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटी के जो एक्सपैट्रिएट हैं उनकी एक अलग अलग आबादी है, और रिलीजियस ग्राउंड पे भी है। ज्यूज़ एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल वहाँ पे है तबका। उसके बाद हिस्पैनिक्स हैं, लैटिन अमेरिकन हैं, वोटर के मामले में वाइट अमेरिकन्स के बाद जो है ब्लैक हैं, ब्लैक के बाद लैटिन अमेरिकीज़ हैं, फिर जो एशियन कम्युनिटीज़ हैं। तो वोट बैंक वहाँ पे ऐसे नहीं खेल सकते हैं जैसा कि यहाँ। हाँ, वहाँ पे वोट बैंक की राजनीति होती है एक अलग अंदाज में। नहीं तो ऐसे जैसे कि वहाँ पे ज्यूज़ जो कम्युनिटी, इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है, जो पॉलिटिक्स को और कॉरपोरेट हाउस को भी और मीडिया को भी डोमिनेट करती है, तो वो ऐसे उनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि मिडिल ईस्ट कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी जो मिडिल ईस्ट की है वो इजराइल या ज्यू कम्युनिटी जो वहाँ पे है उनके ज़रिया तय की जाती है। तो अब वो डेमोक्रेटिक हो या रिपब्लिकन हो, इजराइल के ज़रिया या ज्यूस कम्युनिटी वहाँ पे जो है पावरफुल, उनके ज़रिया मिडिल ईस्ट की पॉलिसी अमेरिकन गवर्नमेंट तय करती है। तो ऐसे वोट बैंक की राजनीति हो गई इस नजरिए से कि उन्होंने, अब मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि फिर क्या वजह रही कि पिछले 2 सेशंस में उनको ऐसी तस्वीरें नजर नहीं आई, जबकि हमेशा से ये होता आया है? क्यों अचानक से उन्होंने आज नस्लीय भेदभाव की बात नहीं, वो बात तो आप सही करिए। उसकी वजह है अब अब वो अपनी पॉलिटिकल पारी खेल चुके हैं। ठीक है, अब वो खुलकर बोल सकते हैं। बीच में पहले इलेक्शन था 4 साल के बाद हुआ, वो बात इसलिए नहीं कह सकते थे कि चुनाव हार सकते थे वो। सेकंड टर्म पे वो आए तो सेकंड टर्म में भी वो खामोश थे, क्योंकि अमेरिका रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर जो चुनाव हो रहा था प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार का, उसमें वो बोलते तो वो इन्फ्लुएंस करने वाली बात होती, वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती। हिलरी क्लिंटन
जैसे इनके पार्टी से चुन के आई प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार के लिए, तो इस वजह करके भी मुझे लगता है कि वो खामोश रहें कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं उसमें खामोश रहा जाए, और ये इलेक्शन भी हो गया। अब क्या है, सीधे नेक्स्ट दौर चुनाव है, इनके पास इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पारी खेल चुके हैं। अब ये जो इनके दिमाग में चल रहा था सोसाइटी को लेकर के पॉलिटिकल ग्राउंड पे, वो उन्होंने सामने एक बहुत कर दिया। मजेदार बात आपने कही कि अब वो खुलकर कुछ भी बोल सकते हैं, तो हमें इंतजार रहेगा कि वो अब इस्लामिक आतंकवाद जैसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल मेरे साथ इस पैनल में अब जाने माने रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। बीडी मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके पास आऊँ उससे पहले मैं हर्ष जी के पास जाती हूँ। हर्ष जी, मुझे उम्मीद है कि अब आवाज आप तक पूरी तरह से पहुंच रही होगी, और मेरा सवाल बस यही था कि अमेरिका में आज जो कुछ भी हो रहा है, अमेरिका ने जिस तरीके से दादागिरी करके, चौधराहट दिखाकर हमेशा से ही दुनिया के दूसरे देशों पर राज करने की कोशिश की है, लेकिन अपने अंदर की जो कड़वी सच्चाई है उसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया। आज बराक ओबामा को नस्लीय भेदभाव की तस्वीर दिखाई देती है और वो कहते हैं कि इससे हमें सरोकार होना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि वाकई अमेरिका में इंटॉलरेंस आज का नहीं, सदियों पुराना है, जिसे स्वीकार अमेरिका ने कभी किया ही नहीं था? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जब कोई महाशक्ति हो जाता है, तो महाशक्ति होने के बाद उसकी अपनी खामियां बहुत कम नजर आती हैं। भारत जैसा सहिष्णु देश, जो टॉलरेंस की बात होती है, शायद दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। और जो लोग भारत को असहिष्णु कहते हैं, जाहिर सी बात है कि वो बहुत ही बायस्ड ओपिनियन के साथ अपनी बात करते हैं। एग्जैक्टली। जहां तक अमेरिका की बात कर रहा हूँ, अमेरिका के मिनेसोटा प्रांत में जो फिलैंडो कैस्टिल की हत्या हुई और जिस तरीके से पुलिस ने उन्हें 1, 2 नहीं पूरे 5 या 6 गोलियां मारी, उनकी कार से उनको निकाल कर, इसके वीडियोस अभी बहुत लोगों ने देखे हैं। अगर आपने देखा हो, ऐसी विभत्स घटना शायद दुनिया में बहुत कम हुई हो, क्योंकि जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे थे और उनकी गर्लफ्रेंड की छोटी बिटिया, डॉटर भी गाड़ी की बैठी हुई थी, ठीक उसी वक्त एक पुलिस स्टॉप के दौरान उन्हें रोका गया और उनसे लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन दिखाने के लिए कहा गया। जब वो अपनी जेब से वो चीजें निकाल रहे थे तो उनके पास एक पिस्टल भी थी, फायर आर्म था, और पुलिस ने कहा कि ये फायर आर्म क्या है। उन्होंने कहा कि ये लाइसेंस है, लेकिन इतने में उनसे प्लीज डोंट मूव कहा गया। और इस पे जो फिलैंडो थे, मिस्टर फिलैंडो, उन्होंने ये कहा कि यू आर सेइंग 2 थिंग्स एट द सेम टाइम। आप ये भी कह रहे हैं, आप मुझे लाइसेंस दिखाइए और रजिस्ट्रेशन दिखाइए, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू आर आल्सो टेलिंग मी नॉट टू मूव। ये दोनों चीजें कैसी हैं, ये उन्होंने थोड़े मजाकिया अंदाज में कहा। इस पर पुलिस ने उन पर पिस्तौल तान ली और उनको गाड़ी से खींचा जिस तरीके से, तो उन्होंने फिर कहा कि आई वांट टू डाई, अब मार दे मुझे। शायद इस वजह से उन्होंने कहा हो कि पुलिस उन्हें मारेगी नहीं। लेकिन अब मैं उस मुद्दे पर आता हूँ कि जिस तरीके से असहिष्णुता वहां है, और जो श्वेत को लेकर और ब्लैक्स को लेकर एक खास करके पुलिस फोर्स में एक बायस है, उसकी ये मिसाल देखने को मिलती है कि किस तरीके से पॉइंट ब्लैंक रेंज से उन पर 6 फायरिंग की गई पुलिस के द्वारा। और इसके बाद डलास में आप देखिए, डलास में जो हुआ, 5 पुलिस वालों को लोगों ने मार दिया। बहरहाल जो सवाल आपका ये है, अब अमेरिका वो नहीं अमेरिका है जो पिछले 10 साल पहले, 20 साल पहले या 30 साल पहले था, जो चीजें उभरती नहीं थी। अब दुनिया और सिमटी है। वहां बराक ओबामा पिछले 2 टर्म से प्रेसिडेंट है, ये बात सही है। उन्होंने भी अभी ये बात कही है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ राजनीतिक विवशताएं होती हैं, शायद उसकी वजह से उन्होंने पहले ये न कहा हो। लेकिन आप देखा होगा कि मिनेसोटा के गवर्नर ने भी जो स्टेटमेंट दिया है, वो यही स्टेटमेंट दिया है कि ये पुलिस अत्याचार था, और उसके बाद वहां की पुलिस यूनियन के प्रेसिडेंट ने इस गवर्नर के इस बयान को खारिज किया है। तो अब वहां भी ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके से चीजें हो रही हैं और सारे उसके समर्थक हैं। अब विरोध के स्वर उभर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में उनको सहिष्णु बनना पड़ेगा, और अगर नहीं बनेंगे सहिष्णु तो दुनिया से खारिज कर दिए जाएंगे, महाशक्ति शायद नहीं रहेंगे।
ठीक या है। उनके बराबर में और कई ठीक देश है। खड़े हो जाएंगे। ठीक है, मैं बीडी मिश्रा जी के पास आती हूँ। बीडी मिश्रा जी, सीधे तौर पर आज जब सवाल ये उठ रहा है कि अमेरिका में इंटॉलरेंस बढ़ा है, वो भले ही दुनिया को इंटॉलरेंस का संदेश देता हो, खासतौर से भारत में जिस तरीके से आके बराक ओबामा ने ये स्टेटमेंट दिया था कि धर्म के आधार पर यहाँ पर असहनशीलता है, और ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं। आज जब मैं इस रिसर्च को देख रही थी तो 18 जून को, बीते महीने को ही, सीधे तौर पर अमेरिका में यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल फ्रीडम के पूर्व चेयरपर्सन ने भी सीधे तौर पर कहा कि भारत में धार्मिक असहिष्णुता बढ़ी है, इसके लिए भारत की सरकार जिम्मेदार है और विदेश मंत्रालय को, अमेरिकी विदेश मंत्रालय को भारत को संकटग्रस्त देश घोषित कर देना चाहिए। लेकिन असल में जो संकट है वो तो अमेरिका के अंदर है, जिसे वो नजरअंदाज कर रहा है। बीडी मिश्रा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका पूरे विश्व का एक दरोगा है और दरोगा की तरह बिहेव करता है, और उसकी जो थानेदारी है, उस थानेदारी में कोई सही है गलत है इसका कोई मापदंड नहीं है। उसका मापदंड ये है कि दरोगा क्या चाहता है करना, थानेदार क्या करना चाहता है वही करता है। अब आप ये बताइए कि इराक पर अटैक किया कि WMD है, पाकिस्तान को आर्म्स दिए जा रहा है, सऊदी अरेबिया के खिलाफ कोई बात नहीं करता, जहां से इतने पैसे तमाम जगहों पर जाते हैं जहां पर आतंक का बीज बोया जाता है, बीज को सींचा जाता है, बढ़ाया जाता है, फसल काटी जाती है, ट्रेड किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका की जो डीप साइकोलॉजी है वो सिविल वार से है, और वो सिविल वार 250 साल पहले हुई थी, और उसमें फेडरेशन और यूनियन दो थे। अब्राहम लिंकन ने अपने वहां पर 11 स्टेट और 9 स्टेट की लड़ाई हुई थी, वो कहीं डाई डाउन नहीं हुआ है। और तीसरी बात यह है कि अमेरिका में जो गन कल्चर है, ये जो गन कल्चर है, ये गन कल्चर हमारे यहाँ जैसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसी तरीके से उनके यहाँ गन कल्चर है। और कोई भी प्रेसिडेंट जानते हुए भी कि स्कूल में बच्चा आया उसने मार दिया गोली, स्कूल में टीचर को गोली मार दिया, 2 स्टूडेंट्स में लड़ाई हुई, तमाम ऐसे कत्लेआम होते हैं। और वहां पर जो पॉलिटिक्स है, गन लॉबी है, वहां इतनी स्ट्रांग है कि वहां पर सेनेटर्स को बाई कर लेती है, और वहां पर गन कल्चर खत्म नहीं हुआ है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि बैकग्राउंड चेक करो, इसको भी नहीं मंजूर किया। अगर ये सब बातें हैं तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो दूसरे के लिए कांटा बिछाता है ना, उसके पैर के नीचे खुद कांटे आएंगे। अमेरिका इसी का शिकार हो रहा है। हाँ, और यहाँ पे बीडी मिश्रा जी, आपने एक बहुत खास बात कही थी, आपने सिविल वॉर की बात की। अब मुझे याद है कि अब अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप लोग वरिष्ठ लोग हैं, ज़्यादा नहीं, 6 महीने पहले एक रिपोर्ट पेंटागन की तरफ से आई थी, और उसमें ये कहा गया था कि हमारे देश में सेनाओं को सिविल वॉर के लिए तैयार होना चाहिए। हालांकि हम शांति स्थापना करना चाहते हैं दुनिया भर में, लेकिन हम कहीं ना कहीं से इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। तो जिस कल्चर की आप बात कर रहे हैं, जिस सोच की वो आप बात कर रहे हैं, इनडायरेक्टली उस नोटिस के थ्रू, उस रिपोर्ट के थ्रू धमकी देने की कोशिश की गई। देखिए, अमेरिका में चाहे जो करें, उनका जो अपलिफ्टमेंट है ब्लैक का, अगर आप उनके जेल का एक मर्दमशुमारी करें, उनका अगर स्टैटिस्टिक्स लें, तो वहां पर 80% ब्लैक हैं। और जेल में एक्सेप्ट किया है, बराक ओबामा ने ये एक्सेप्ट किया है कि 75% जो हैं वो अश्वेत हैं। तो वो जो हैं इसके माने कि उस सोसाइटी को डेवलप नहीं किया है। हालांकि मैं अभी अमेरिका में 1.5 महीने रह के आया हूं, और मैंने इसको बड़ा बारीकी से अध्ययन किया। जब मैं वेस्टर्न कोस्ट पर था, तो वहां देखा कि जहां मॉल में जाते थे या शहर के किसी हिस्से में जाते थे, वहां पर ब्लैक की तादाद ज्यादा थी। जब मैं ईस्ट में आया तो वहां देखा व्हाइट्स की तादाद ज्यादा है। वहां पर कुछ ब्लैक हैं जो कि सब चीज अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वहां पर तमाम ऐसे ब्लैक हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। और कहने का मतलब यह है कि जो अमेरिकन पुलिस का एक अप्रोच है, यह भी बहुत डिफरेंट है। उनमें जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो नहीं है। आप ये बताइए कि आपके यहाँ भी आए दिन शूट आउट होता है, और बहुत कम ऐसे पुलिसमैन हैं जो कि पकड़े जाते हैं। इतनी बड़ी 125 करोड़ लोग हैं हम लोग, 125 करोड़ यहाँ पर लोग हैं, और कितने ऐसे इनकाउंटर हैं जिसमें नाम आता है, मैं समझता हूँ बहुत कम।
लेकिन वहां पर सबसे पहले तो यह है कि अगर किसी को गाड़ी चल रही है और पुलिस वाला कहता है पुल आउट, तो पुल आउट के बाद वो एक्सपेक्ट ये करता है कि गाड़ी वाला साइड पर आएगा और दोनों गाड़ी में बैठा रहेगा, दोनों हाथ उठाएगा और उसके बाद वो आएगा और पुलिस वाला उसको खोलेगा, उससे जो पूछेगा वो करे। अगर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो वहां के पुलिस का इतना कॉन्फिडेंस कम है अपने सिटीजन्स पर कि यही गोली मार देगा, और उसका नतीजा यही होता है कि एक्सेसेस होती है। वो पिन डाउन किया और पिन डाउन करने के बाद 6 गोलियां मारी। तो ये तो मैं समझता हूं कि पुलिस वहां पर किसी एक ऐसे दहशत में काम करती है जिसका कोई हदो हिसाब नहीं है। इंडिया में भी क्राइम है, लेकिन इंडिया में आए दिन नहीं होता है। चलिए, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। पहलू बहुत ज्यादा हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में अमेरिका की जो नीति रही है, जो सोच रही है, पहले और अब में क्या फर्क आया है, और अगर फर्क आ रहा है तो भी क्या हमें अमेरिका पर पूरा भरोसा करना चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। ब्रेक के बाद इस पहलू को समझने की कोशिश करेंगे आज के पैनलिस्ट से। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका के दादागिरी की, और खास तौर से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब अपनी नस दुखती है, अपनी नस पर दबाव होता है, तो क्यों तकलीफ नजर आती है। दुनिया की तकलीफ बराक ओबामा या अमेरिका को नजर क्यों नहीं आती है। हमारे साथ पैनलिस्ट बने हुए हैं। मैं एक ब्रेक के बाद भी आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहूंगी। और रोमाना हाशमी जी, आपसे एक चीज समझना चाहूंगी। हमने हमेशा से देखा बराक ओबामा पर एक तरीके से इंटरनेशनली दबाव देने की भी कोशिश की गई कि वो अपने भाषणों में या अपनी बातों में इस्लामिक आतंकवाद की बात को स्वीकार करें, लेकिन उन्होंने कभी भी इस्लामिक आतंकवाद को लेकर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। वो टेररिज्म पे बात करते रहे, लेकिन इस्लामिक टेररिज्म जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया। गुड तालिबान, बैड तालिबान जैसी चीजें भी इस्तेमाल कर ली, लेकिन इस्लामिक टेररिज्म जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अब सीधे तौर पर अमेरिकी मीडिया ही बराक ओबामा पर क्वेश्चन कर रही है। एक तस्वीर हमने रिपोर्ट में भी दिखाई थी और आपके बीच में अभी हम रखेंगे भी। हम देख रहे हैं कि अभी भी बराक ओबामा अपने एक रिश्तेदार की शादी में हैं और वो इस्लामिक लिबास में नजर आ रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि उन्होंने ईसाई धर्म कबूल कर लिया है, लेकिन इस्लाम के प्रति उनके मन में अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर हैं वो, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं से इनडायरेक्टली उन्होंने ISIS को सपोर्ट कर दिया है, इस्लामिक आतंकवाद को सपोर्ट कर दिया है। आप कितना इत्तेफाक रख रहे हैं इस बात से? नहीं, देखिए, ड्रेस जो है उनके मदर साइड से तो उनके कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर जो है वो, सॉरी, फादर साइड से दे आर मुस्लिम्स, तो हो सकता है अपने किसी फादर साइड में किसी रिलेटिव या गए हो तो ड्रेस में तो लिबास से। लेकिन आप जो क्वेश्चन पे आते हैं, मेन इस्लामिक टेररिज्म के जो मुद्दा है, देखिए अमेरिका जो है वो वाजिब बात है, जैसा मिशा जी ने भी कहा कि दरोगा है, दुनिया का बना हुआ है, अपने को सेल्फ प्रोक्लेमेंट जो भी है वो सच्चाई है। ये इन तस्वीरों की हम बात कर रहे थे। जी, ठीक है। लुकिंग क्वाइट यंग, आई थिंक। कुछ पुरानी तस्वीर हो सकती है ये। पुरानी तस्वीर है, हाँ। लेकिन मीडिया, अमेरिकन मीडिया में एक्चुअली ये तस्वीरें इन दिनों खूब सुर्खियां ठीक है। जो इनके अमेरिकन, देखिए आप भी देखिए कि अमेरिकन मीडिया में भी अलग अलग क्लास है। अब जो एंटी जो ओबामा जो मीडिया है वो इन तस्वीरों को कैश करोगे। मीडिया कैसे, हम भी, आप भी मीडिया में हैं, तो मीडिया कैसे चीज़ों को कैश करती है, कैसे तो एक्सप्लॉइट करती है तस्वीरों को भी, वो आप जानते हैं। लेकिन सवाल है कि इस्लामिक टेररिज्म की बात, अमेरिकन प्रेसिडेंट इस्लामिक टेररिज्म वर्ड जो है वो इस्तेमाल नहीं करने से बच रहे होंगे, क्योंकि इस्लाम इन हिज ओपिनियन एंड एज ऑल्सो जो मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स हैं उनका भी ये मानना है कि इस्लाम हैज़ नथिंग टू डू विद द टेररिज्म। जैसे दूसरे मज़हब का भी दहशतगर्दी से कोई मामला नहीं है। अब आप अगर कोई क्रिश्चियंस है, ठीक है, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर वो कैरी आउट करता है कोई टेरर एक्ट, तो उसे तो बोलते नहीं है कि टेररिस्ट, क्रिश्चियन टेररिस्ट ग्रुप, ठीक है। तो उस तरह से मुस्लिम टेररिस्ट, रेडिकल मुस्लिम टेररिस्ट, रेडिकल इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन एक ये भी एक चीज़ को देखें कि ओबामा
बोलने से ज्यादा हो सकता है करने में यकीन रखती हूँ। लेकिन ओसामा बिन लादेन जो मारा गया वो किसके दौर में लेकिन मारा गया? ओसामा बिन लादेन को पैदा किसने किया ये भी जग एक जाहिर अलग है। बहस है, वो देखिए वो एक पॉलिटिकल बहस है, आपका कहना सही है, वो एक पॉलिटिकल बहस है। लेकिन एक बात मैं ये कह रहा हूँ कि ओसामा बिन लादेन अगर मारा गया तो अमेरिकन प्रेसिडेंट के ग्रीन सिग्नल पे मारा गया, क्योंकि वो उनकी नाक में दम कर रहा था ना सर। बिल्कुल अगर कर रहा था। आज लेकिन ISIS को भी अगर बढ़ावा मिल रहा है तो आप मैं यही ISIS को भी देखिए। आज IS इराक में फजूला पे वो पिछले 5-6 साल से काबिज था ISIS, वहां पे अमेरिकन फोर्स की भी मदद शामिल रही। उसने ट्रेंड भी किया, इराकी आर्मी को एंटी टेररिस्ट फोर्स एक क्रिएट किया, साथ में कुर्दिश को मिलाया, सुन्नी ट्राइबल है उनको मिलाया। वहाँ इतना एक अलग अलग सेक्ट और लेकर के कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन रिलीजियस ग्राउंड पे है इराक में, लेकिन उसने मिला करके IS के खिलाफ खड़ा किया और उनको आगे किया। फजूला से IS आज कमजोर हुआ है। IS के टॉप लीडर सब मारे गए हैं, टॉप लीडर मारे गए हैं। उसकी वजह ये है कि ISIS ने IS का मैं हर्ष रंजन जी आपके पास आती हूँ। रुमान हाशमी साहब ने जो अपनी बातें रखी हैं, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप इससे सहमत हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो ISIS को इनडायरेक्टली तो अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। आज ISIS ने अमेरिका के खिलाफ सर उठाने की कोशिश की तो उन्होंने ISIS के खात्मे की बात तो जरूर की, लेकिन ये सच्चाई है कि सऊदी अरब के थ्रू अगर ISIS को वेपन्स पहुंच रहे हैं तो वो वेपन बेचने वाला कोई और नहीं, अमेरिका ही है। वो बात सही है आपका, वो एक अलग एंगल है जो जो अलग नेक्सस है। सऊदी अरब है, इजराइल है, अमेरिका है, जॉर्डन है, वो भी घुमा फिरा के ये लोग हिडन तौर पे जो सपोर्ट करते हैं इस तरह के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है, सो कॉल इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहिए या रेडिकल ग्रुप है, वो एक अलग एंगल है। वो एक तरह से पैदा भी कर रहे हैं, एक तरह से मार भी रहे हैं। दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, एक बड़ा लेकिन ये तमाम जगहों पर इस्लामिक आतंकवाद की अगर बात हो रही है तो एक शब्द इस्तेमाल करने से बराक ओबामा का अपने आप को पीछे खींच लेना कहीं ना कहीं से संशय जरूर देता है। हर्ष रंजन जी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, अमेरिका को लेकर जो बाद में उसके दुश्मन हो जाते हैं, ये बात आज से नहीं, जमाने से इतिहास गवाह है इसका कि जिसको पहले अमेरिका ने बढ़ावा दिया है वही बाद में अमेरिका के लिए नाक का दर्द साबित हुआ है। आप इराक की बात ले लें, पहले इराक को प्रोत्साहन अमेरिका ने दिया था। उसके पहले आज से 8 साल पहले, 65 साल पहले वियतनाम वॉर की आप बात कर लें, वियतनाम के साथ इतना बड़ा युद्ध हुआ जिस युद्ध में अमेरिका हारा था, वहां भी पहले प्रोत्साहन उसी को था। अभी वो पाकिस्तान को और तमाम ऐसे मुल्कों को भी प्रोत्साहित कर रहा है कहीं ना कहीं अपना काम निकालने के लिए। लेकिन इतिहास गवाह है कि बाद में अमेरिका को उनसे ही मुक्ति खानी पड़ी है और वही उसके लिए सिर और नाक के दर्द साबित हुए हैं। तो इस बात में दो मत नहीं है कि कहीं ना कहीं से ISIS को भी अभी अमेरिका प्रोत्साहित कर रहा है। लेकिन परसों की हत्या और उसके बाद जो हुआ एक पीस डेमोन्स्ट्रेशन, जिस तरीके से बदला इतने बड़े हत्या में जिसमें 5 पुलिस कर्मियों को भी, पुलिस फोर्स के लोगों को भी मारा गया, ये अपने आप में, मैं अभी कहीं पढ़ रहा था अमेरिका की मीडिया में ये बात आई है कि ये 9/11 के बाद पहली ऐसी घटना हुई है पिछले 15 वर्षों में जिसमें हमें पुलिस ऑफिशियल्स पे, 8 पुलिस ऑफिशियल्स पे हमला हुआ है और 5 लोग मारे गए हैं। ये अपने आप में एक चौंकाने वाला तथ्य है। और मिनेसोटा के गवर्नर की भी बात करें तो उन्होंने ये बात सही है, अभी हमारे एक पैनलिस्ट जो कह रहे थे कि वहां की पुलिस जो है उनका पहला तो अपने सिटीजन्स पे कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि वहां पुलिस का स्वयं पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो जो सही है कौन गलत है। कोई भी सड़क पे जा रहा है और उसमें जरा सा भी शक हो जाए और पुलिस ने अगर हाथ उठाने के लिए कहा, स्टॉप करने के लिए कहा, डोंट मूव कहा और साथ ही वो लाइसेंस मांग रहे हैं और लाइसेंस निकालने के लिए अपना हाथ नीचे रख दिया, इसको वो गोली मार देते हैं। तो ये बात बिल्कुल कि वो गन स्टेट है। आपने कहीं भारत में ऐसी घटना नहीं देखी होगी कि एक कोई पागल सा आदमी किसी स्कूल में घुस जाए, किसी क्लासरूम में घुस जाए और तमाम लोगों को गोलियां मार दे। पाकिस्तान में ऐसी एक घटना हुई। लेकिन जो लोग भारत को असहिष्णु कहते हैं वो सिरे से गलत हैं। दरअसल ये इस्लामिक कंट्रीज जो हैं और अमेरिका की तरह के जो मुल्क हैं ये असहिष्णु हैं और इनटॉलरेंस का लेवल यहाँ बहुत ज्यादा है।
मैं बीरी मिश्रा जी आपसे ये चीज़ समझती हूँ कि इंटॉलरेंस तो नज़र आता है, लेकिन जैसा कि मैंने रुमान हाशमी जी से भी समझने की कोशिश की, ये जो इस्लामिक टेररिज्म की बात आती है, जब कभी भी बराक ओबामा कभी भी खुलकर इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं देते, जबकि ये जग जाहिर है कि ISIS अगर बढ़ा है तो कहीं ना कहीं से अमेरिकी गवर्नमेंट की नाकामी की वजह से ISIS बढ़ा है। और आज स्टिल अगर वो नस्लीय भेदभाव को लेकर खुलकर बात कह रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि वक्त आ गया है कि उनको इस्लामिक टेररिज्म को लेकर भी कहीं ना कहीं से उसे भी डिफाइन करने की ज़रूरत है, उसे भी एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है? देखिए, अमेरिका के डुअल स्टैंडर्ड हैं, आज से नहीं, ये हमेशा से ही रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये 1876 से रहे हैं, और इनकी जो ये जिसके लिए कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा इसका रक्षक हूँ, ह्यूमन राइट्स, सिविल टॉलरेंस, डेमोक्रेसी एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ये इतना हिपोक्रेसी है, इतनी बड़ी हिपोक्रेसी है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। अब ह्यूमन राइट्स, सऊदी अरेबिया में 22 शियाओं को उन्होंने लटका दिया फांसी। हाँ। क्या उनके होम डिपार्टमेंट से कोई कमेंट आया? कोई कमेंट नहीं आया। अब आप देखिए, पाकिस्तान 1971 में अपने ईस्ट विंग में कितने लोगों का कत्लेआम किया, और कत्लेआम इतना बड़ा हुआ कि वहाँ से, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं उस वार में था, वहाँ से जितने रिफ्यूजी आए थे और जितनी लड़कियाँ आई थी, आपको विश्वास नहीं होगा, हमारे इंडियन आर्मी ने अबॉर्शन सेंटर एक डजन अबॉर्शन सेंटर वहाँ पर लगाए। ये वहाँ पर था, लेकिन फिर हुआ क्या कि उस पर पूरा आंख बंद किए रहा अमेरिका। और जब हमारे ऊपर अटैक हुआ, हमने रिटेलिएट किया, तो अमेरिका ने 7th फ्लीट भेज दिया बे ऑफ बंगाल में। अब इनकी डेमोक्रेसी में आप देख लीजिए, जिसके ये बिल्कुल बहुत बड़े चैंपियन है विश्व में। सऊदी अरेबिया में कौन सी डेमोक्रेसी है? क्या वहां डेमोक्रेसी के नाम पर हो रहा है? आप ये देखिए कि पाकिस्तान में कौन सी डेमोक्रेसी है, और आप ये देखिए कि अल असद, उनके यहाँ इन्होंने फ्री सीरियन आर्मी को बढ़ावा दे दिया। वहां पर आपको विश्वास नहीं होगा, वर्टिकल डिवीजन कर दिया वहां के आर्मी को, और फ्री सीरियन आर्मी को इन्होंने सब कुछ इमदाद दे दिया। और कौन सा रूट अख्तियार किया? सऊदी अरेबिया का। अब आप ये देखिए कि ये जो इनका टॉलरेंस का है, अब टॉलरेंस में आप ये देखिए कि जो इनका, ओबामा साहब यहाँ आए, मोदी साहब से मिले, उस वक्त हुआ क्या कि कुछ पॉलिटिकल हमारे यहाँ इन्वायरमेंट गड़बड़ हुआ, और कुछ लिटरेचर के, जिन लोगों को लिटरेचर का अवार्ड मिला था, उन्होंने लिटरेचर का अवार्ड वापस कर दिया। आज के दिन में वही मोदी है। आज के दिन में क्यों नहीं हो रहा है? इलेक्शन थे, लेकिन उस पर ओबामा साहब क्या बोलते हैं कि आपके यहाँ टॉलरेंस नहीं है। हाँ, एक लेक्चर मार दिया। अब आप देखिए, नेटो जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी के गारंटर हैं, अब वो नेटो जो है वो क्या करता है? नेटो का जितना वहां पर इनके फ्लीट्स हैं, जितना इनका कार्यक्रम है, वो जहां पर अमेरिका हमला करना चाहता है वहां सब आते हैं। आज के दिन में टोनी ब्लेयर ये कह रहा है कि सॉरी, हमसे बड़ी गलती हुई, इराक में WMD नहीं था, मैंने उसको गलत एक्सेप्ट किया, मैं उसके लिए जिम्मेवार हूं। अरे, इराक को तो बेकार कर दिया। वहां पर जब सद्दाम हुसैन थे, डिक्टेटर थे, बाथ पार्टी की डिक्टेटरशिप थी, सब माना, लेकिन इतना कत्लेआम तो नहीं होता था। आज के दिन में जो हो रहा है, इतने हलाक हो रहे हैं। हाँ। इतने इनोसेंट वहां के सिटीजन हलाक हो रहे हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से। तो अब बताइए, नेटो की कहते हैं विश्व की सिक्योरिटी के लिए मैंने नेटो बनाया। अब नेटो के कमांडर हैं, हालांकि उनका जो हेडक्वार्टर है बेल्जियम में है। हाँ। लेकिन कमांड पैसा तो ही देता है। बिल्कुल। अब ये क्या हिपोक्रेसी है? अमेरिका का खाली शांति के दूत बन रहे हैं। अमेरिका के जितने दोस्त हैं दुनिया में, फार्मोसा है, जापान है, फिलीपींस है, साउथ कोरिया है, पाकिस्तान है, यूरोपियन यूनियन है, सऊदी अरेबिया है, इतने इनके दोस्त हैं। कोई दोस्त अलग नहीं हुए हैं, क्योंकि इनकी जितनी गलतियां हैं उस पर अमेरिका आंख बंद कर लेता है। आप देखें ना, यमन में सऊदी क्या कर रहा है? अब आप ये देखिए कि इनका डबल स्टैंडर्ड। ये तो भाई, कई दरोगे अच्छे भी होते हैं,
लेकिन ये एक ऐसा दरोगा है जो बहुत बेकार है। तो ऐसे में इस दरोगा से इसकी दादागिरी खत्म करने के लिए रुमान हाशमी साहब, भारत बहुत निकट आ रहा है अमेरिका के, लेकिन अमेरिका की सोच में कभी बदलाव हुआ नहीं, और जैसा कि आप सभी कह रहे हैं कि ये सोच बदलेगी या नहीं बदलेगी इस पर भी संशय है। ऐसे में जो भारत की निकटता अमेरिका से होती जा रही है, भारत को कितना अमेरिका को विश्वास पात्र मानना चाहिए? देखें, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी को ये बात याद रखना चाहिए कि अमेरिका ने उन्हें वीजा नहीं दिया था लगातार, क्योंकि उस वक्त वो उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे। सॉरी बोल दिया ना उसने, क्योंकि उसे फायदा नजर आया इंडिया में। सॉरी तो अभी टोनी ब्लेयर ने भी बोला, सद्दाम को मार करके और इराक को बर्बाद करके। तो ये सॉरी अमेरिका आज के टाइम में सबसे बड़ा बनिया है, अगर बिजनेस के लिहाज से वर्ड अगर इस्तेमाल करें, वो मुनाफा देखता है। इंडिया एक सबसे बड़ा उसका मार्केट है, मगर भारत को अपना हित ध्यान रखना चाहिए। देने वाला साहूकार है। हाँ, ब्याज देने वाला साहूकार है, तो भारत को अपना हित, अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए था। नॉन अलायंस का जो भारत का एक ट्रेडिशनल अप्रोच रहा था, उस पे एनडीए सरकार को नॉन अलायंस पे काम रहनी चाहिए थी, और इतना नज़दीक नहीं जाना चाहिए अमेरिका के कि आप अपने पुराना एक टाइम टेस्टेड जो फ्रेंड रहा है, एलाई रहा है रशिया से आप दूर चले जाएं। तो रशिया के साथ भी एक रिश्ता आपको बना के रखना चाहिए। रशिया को इतना कमज़ोर नहीं मानना चाहिए कि रशिया जो है उस पर बैन लगा दिया अमेरिका ने और रशिया कमज़ोर रहा है। वो आप अगर कमज़ोर भी थोड़ा हुआ, आप उसके साथ खड़ा रहो। ये थोड़ी है कि एक जब आप कमज़ोर थे तो वो आपका सपोर्ट रहा, आज उसके खिलाफ यूक्रेन मामले को लेकर के बैन अमेरिका ने और इकोनॉमिकल सेंक्शन लगा रखा है यूरोप, तो आप अमेरिका के करीब जा रहे हो। ये एनडीए की पॉलिसी जो है, इस पे पीएम मोदी को नज़रसानी करनी चाहिए, देखनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप अमेरिका के अंदर जो शूट आउट हो रहा है, जो पुलिस वाले एकदम से मार देते हैं किसी भी ब्लैक को खास करके, ये आप देखिए कब से हो रहा है। ये 4-5 साल से इंसिडेंट बढ़ा है। उसकी वजह ये है कि अमेरिकन पुलिस का मिलिटराइजेशन हुआ है। मिलिटराइजेशन किसके जरिए हुआ है? अमेरिकन गवर्नमेंट ने सर्विस हायर किया इजराइल के पुलिस का। इजरायली पुलिस आकर के प्रोटेस्टर से कैसे निपटे अमेरिका के सड़कों पे, वो अमेरिका को ट्रेन दिया। और इजरायली पुलिस प्रोटेस्टर से, जो पैलेस्टीनियन हैं, सिविलियंस हैं, उनको चाहे वो औरत हो चाहे वो बच्चे हों, उनको बेधड़क वो मारते हैं। ठीक है, तो उस तरह की ट्रेनिंग उन्होंने अमेरिकन आर्मी पुलिस को दिया, उसकी मिलिटराइजेशन हो गया। अब अमेरिकन पुलिस उसी की आदी हो गई है। आज से 5-6 साल पहले आपको इतना इंसिडेंट नहीं मिलता था कि अमेरिकन पुलिस ने इसको मार दिया, उसे मार दिया, कार खींच के मार दिया। दूसरी बात, ब्लैक को ज्यादा मारा ना, व्हाइट ने व्हाइट को मारा, हमने कभी नहीं। वही बात है ना कि रेसिज्म, सोसाइटी तो रेसिस्ट है ही है। सोसाइटी रेसिस्ट, जैसा कि मिशा जी ने भी कहा कि ये रेसिज्म की बीमारी अमेरिकन सोसाइटी में, वो तो 1700 में उन्होंने पूरे आए वहाँ पे, उन्होंने रेड इंडियंस को एलिमिनेट कर दिया, मार दिया। ठीक है, तो ये चीज़ वहाँ ब्लैक है, ब्लैक को उन्होंने लंबे समय तक गुलाम बना के रखा। अब वो आज वो प्रवृत्ति आज भी है, जैसा मैंने आपको एग्जांपल बताया वो नाइफ वाली, कि लोग देख रहे हैं। एक और मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग फुटेज देखा था यूट्यूब पे, ऐसा ही टेस्ट जो होता है सोसाइटी के मिजाज को, कि एक वाइट लड़का है, वो रेस्टोरेंट के सामने से साइकिल किसी का खोल के चोरी करके ले जा रहा है, और व्हाइट पब्लिक बैठ के देख रही है, कुछ नहीं किया। वही ब्लैक लड़का एक करके जब जाने लगा, दौड़ के पकड़ा। क्या है ये? तो क्लियर कट एक रेसिज्म है। अमेरिका में देखिए हथियार भी कितना है, आप देखिए 280 मिलियन वेपन वहां पे है। हर साल 30,000 पीपल अमेरिका में शूट आउट के शिकार होते हैं। वहां की नेशनल मीडिया कवर नहीं करती। बड़े कोई इंसिडेंट हो गया स्कूल में, कॉलेज में, कहीं हो गया, शॉपिंग मॉल में हो गया, तो कवर कर लिया। अमेरिका में एवरी डे 30 लोग का मर्डर होता है शूट आउट से, एवरी डे। तो अमेरिकन सोसाइटी जो है बहुत ही वायलेंस प्रोन सोसाइटी है। और दूसरे को उपदेश देने से पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट को पहले अपने गिरबान में देखना चाहिए, हर्ष सोसाइटी को देखनी चाहिए। हर्ष रंजन जी, ये बहुत अहम मसला इसलिए हो जाता है आज अमेरिका में, नस्लीय भेदभाव के चलते अगर गोलीबारी हो रही है, ब्लैक को मारा जा रहा है। दूसरी ओर अगर हम देखें, भारत से निकटता बढ़ी है अमेरिका की, ज़्यादा करीब आए हैं, और जो भारत का जो मूल रंग कहा जाता है, यहाँ का वर्ण जो कहा जाता है, वो गेरुआ होता है ख़ास तौर से। तो अगर ऐसी स्थिति अमेरिका में है, तो भारत का कोई सदस्य, अगर कोई व्यक्ति वहाँ जा रहा है, वो कितना सुरक्षित अपने आप को समझेगा? ऐसी स्थिति में क्या भारत को अमेरिका के साथ ज़्यादा मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हुए जो तस्वीरें आ रही हैं सामने, सीधे तौर पर एक मैसेज भी देना चाहिए, या फिर जो निकटता आ रही है उससे स्थिति में सुधार आएगा? देखिए, बहुत सुधार की उम्मीद तो नहीं की जा सकती। आपको ध्यान होगा कि जब जॉर्ज फर्नांडिस साहब रक्षा मंत्री हुआ करते थे भारत के, एक बार वो अमेरिका गए थे और उनको भी फ्रिस्क कर दिया गया था।
जो मामला काफी बड़ा मामला हुआ था। दरअसल दो चीजें हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका जाए या बराक ओबामा वहां के राष्ट्रपति भारत की कई यात्राएं कर चुके हैं या और भी करें, या आने वाले कोई राष्ट्रपति चुनावों के बाद करें, ये एक अलग मुद्दा है। दरअसल डिप्लोमेसी अलग होती है और फॉरेन पॉलिसीज अलग होती हैं। अमेरिका अपने फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से ही चलेगा। व्यक्तिगत रिश्ते किसी भी तरीके के आपके हो सकते हैं, किसी भी प्रेसिडेंट के साथ, या आप कितनी दफा भी आ जा सकते हैं। इस बात में भी दो मत नहीं कि मोदी के आने के बाद हमारे फॉरेन रिलेशंस में एक नई सुबह आई है, लोगों से मिलना जुलना बढ़ा है, लोग भारत को तरजीह देने लगे हैं। बावजूद इसके अभी कोई भी देश, खास तौर पर अमेरिका, अपनी फॉरेन पॉलिसीज के बहुत इधर उधर नहीं जा सकेगा। और यही वजह आपने देखी कि एनएसजी वाले मुद्दे पर भी लेकर कि बिल तय माना जा रहा था कि भारत को उसका सदस्य बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर जो भी देश हैं वो अपने फॉरेन पॉलिसी से बहुत ज्यादा नहीं हटेंगे, लेकिन कर सकते हैं कि आने वाले समय में अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी जो है भारत को लेकर थोड़ी बहुत बदलेगी, बल्कि काफी बदलेगी, और भारत को भी उनको एक सशक्त देश के तौर पर देखना होगा, जिस देखने की शुरुआत अभी। ठीक है, मैं बिनी मिश्रा जी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे करने वाली हूँ। अमेरिका की मांग क्या होनी चाहिए? अमेरिका में वास्तव में इस वक्त क्या होना चाहिए? बराक ओबामा या फिर डोनाल्ड ट्रंप? क्या जरूरत है अमेरिका की? मैं अभी 1.5 महीने रह के आया अमेरिका में, और जहां जहां मैं गया सब जगह चर्चा यही थी डोनाल्ड ट्रंप। मैं उसके घर के सामने भी गया जहां उसका होटल है, और उसने वहां यह कहा कि मैं यहाँ जाके व्हाइट हाउस थोड़ा हो गए तो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं, मैं तो अपने होटल में ही रहूँगा। लेकिन आप ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप को उसकी खुद की पार्टी जो है वहाँ पर रिपब्लिकन्स वो भी नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी तमाम उसके लीडर्स नहीं चाहते थे, जो सेनेट में लोग हैं सेनेटर्स नहीं चाहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं उसको जो प्राइमरीज में सक्सेस मिली, वो प्राइमरीज में सक्सेस उन्हीं लोगों ने दिया जो अमेरिकन है। तो उसने दो चीजें वहां अमेरिका की कैच की। एक तो अमेरिका का जो डर है आज के दिन में आतंकवाद के खिलाफ, और उसको जो उन्होंने पर्सनिफाई किया है। देखिए, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट प्रमोटिंग परसेप्शन, यही डेमोक्रेसी है। तो जो उसने उसको पर्सनिफाई किया वो। और तीसरा, मैं 1.5 महीने अमेरिका में घूमा, हर जगह गया, वेस्ट कोस्ट गया, ईस्ट कोस्ट गया, माने कि तमाम जगह गया, और मैं ये खोज करता रहा कि यार कहीं मेड इन अमेरिका कोई चीज मिले तो मैं ले जाके अपने को दोस्तों को दूं। हमको किसी जगह नहीं मेड इन अमेरिका मिला, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। तो उसने दो नर्व सेंटर है ना अमेरिकन सिटीजन्स की पकड़ ली। उसने कहा भाई एक तो हम मुसलमानों को नहीं आने देंगे क्योंकि आतंकवाद मुसलमान है, और दूसरा उसने कहा कि चाइना, ये बड़ा अपशब्द उसने इस्तेमाल किया कि चाइना अमेरिका को क्या कर रहा है, वो मैं कह नहीं सकता हूँ टेलीविजन पर, लेकिन उसने कहा कि ये मैं रोक दूंगा। तो इसके वजह से प्राइमरीज में वो जीत गया। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप ये देखिए कि जो वोटर्स का परसेप्शन है वो मैटर करता है, वाकई क्या हो रहा है शायद नहीं मैटर करता है। यानी सोच, बिल्कुल परसेप्शन और सोच पर ही आधारित तस्वीर होती है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जिस दादागिरी के चलते, जिस चौधराहट के चलते अमेरिका ने दुनिया भर में अपना व्यापक राज स्थापित करने की कोशिश की है, राज करता भी आया है फूट डालो नीति के तहत, ऐसे में अगर अमेरिका के हालात बिगड़ रहे हैं तो क्या अमेरिका को इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करते हुए अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है? इसी सवाल का जवाब हम फिर कभी ढूंढेंगे अमेरिका की तस्वीर को देखते हुए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, बहुत महत्वपूर्ण राय हमारे बीच रखने के लिए। आज के इस बुलेटिन में, आज के इस प्राइम टाइम में भी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।